लेक्चर 70 सिमी तुम्हें एव भाइयों को मनाना पड़ेगा। अब आगे। एव वापस केबिन में चला जाता है और उसका फेस फिर से इमोशनलेस हो जाता है। वो बिना किसी भाव के बोला, कम इन। वहाँ एव का दूसरा पीए विनय खड़ा था और अपने हाथों में उसने पैक्ड फूड ले रखा था। वो रिस्पेक्ट के साथ एव को ग्रीट करता है और खाने को टेबल पर सजा कर केबिन से बाहर चला जाता है। एव सिमी को लेने के लिए रूम में गया तो सिमी लगभग सोने वाली थी, पर कदमों की आवाज सुन फिर से जग गई। एव रूम में आता है, फिर एक नज़र अपनी लिटिल वाइफ को देखता है जो फिर से उसे घूरने लगी थी। एव उसे इग्नोर करके उसके कपड़े उसे देते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, पहनो इसे और चलकर कुछ खा लो, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो गई। मेरे जरा से किस करने से ही तुम इतनी थक जाती हो। उद्धरण चिन्ह। सिमी मुंह फुलाते हुए उससे कपड़े लेती है और पहन लेती है। फिर एव को अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर देखते हुए बोली, क्या कहा आपने, जरा सा आप करते हो। वो तो मुझे पता है, कल से आज तक में कितना बाइट किया है आपने मुझे। वो बच्चों के जैसे शिकायत करने लगी। एव कुछ नहीं कहता, बस सिमी को अपनी गोद में उठाकर केबिन में लाता है और उसे काउच पर बैठा देता है और खुद उसके साइड में बैठकर उसे खाना खिलाने लगता है। सिमी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खा लेती है, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी और वो अपने सामने बैठे तानाशाह को कुछ कह भी क्या सकती थी। आधा से ज्यादा खाना एव सिमी को खिलाता है। सिमी मना कर रही थी, पर एव के नीली आंखों से घूरने से सिमी चुपचाप खा लेती है। फिर एव सिमी को देखते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, चलो मैं तुम्हें कथक क्लास ड्रॉप कर देता हूँ। सिमी ये सुनकर तुरंत मना करने ही जा रही थी, पर तभी उसे एव के तीखे नजरों को झेलना पड़ गया और वो चुप होकर अपना सर नीचे कर ली। एव सिमी का हाथ पकड़े केबिन से किसी प्रिंस की तरह निकला जो अपनी प्रिंसेस को लेकर चल रहा हो। सारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने चेयरमैन को आंख उठाकर भी देख सके, पर सबको पता चल गया था कि कोई लड़की जो उनके बॉस के बहुत करीब है, वही उनकी फ्यूचर बॉस भी बनेगी। एव अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सिमी को ऑफिस से बाहर लाता है, पर सिमी जब गेट पर आती है तो उसे दोनों गार्ड्स नहीं दिखते और न ही वो लड़की। सिमी को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो एव से मासूमियत से पूछती है, वो दोनों गार्ड्स कहाँ गए जो तभी यहाँ थे जब मैं आई थी, और वो लड़की भी नहीं है। एव उसकी बातों का कैजुअली जवाब देता है, वो सब काम करके थक चुके थे इसलिए वो अब आराम करने गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सिमी को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती, पर उसे क्या पता कि एव के आराम करने से मतलब है कि अब वो सारी जिंदगी आराम करेंगे। कार के पास ही एव का पीए शुभम कुछ डूसमेंट्स लेकर खड़ा था। अपने बॉस को आता देख वो तुरंत सिमी और एव की तरफ का गेट खोलने लगा। एव कार में सिमी को बैठाता है, फिर खुद बैठते वक्त शुभम से बोला, मीटिंग की तैयारी हो गई है ना, क्योंकि मैं वहाँ 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। अपने बॉस के ऑर्डर को सुन शुभम जल्दी से बोला, जी बॉस, सब हो गया है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। एव कुछ नहीं कहता और कार में बैठ जाता है और शुभम भी पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद एव सिमी को डांस क्लास छोड़कर खुद मीटिंग के लिए निकल जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। उधर लूथरा विला में गीता जी कुछ नौकरों के साथ मंदिर में बैठकर कुछ तैयारियां कर रही थी। तभी डोर बेल बजती है। एक नौकर जाकर गेट खोलता है। गीता जी समझ जाती है कि कौन आया होगा। वो मुस्कुराते हुए लिविंग एरिया में जाती है। वहाँ समीर अपना कोट और बैग एक नौकर को देकर सीधे उनके पास आता है। गीता जी समीर को देखते हुए बोली, बेटा अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास, अब तो शादी करने का सोचो। शादी का नाम सुनकर समीर अपनी माँ को प्यार से समझाते हुए बोला, माँ मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है, मैं अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सोफे पर बैठ जाता है और एक सर्वेंट आकर उसे पानी देता है। गीता जी उसके पास बैठते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जब मन हो तब करना, पर मेरी एक मान लो। समीर उन्हें इशारे आगे बोलने को कहता है। गीता जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली,
बेटा अब हम इंडिया में आ गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि इस बार की पूजा मैं बनारस में करूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो चुप हो जाती है। पर समीर की आंखें कठोर हो जाती है। वो गुस्से से बोला, माँ आपको पता है ना नफरत है मुझे बनारस से, उस जगह ने मेरी छोटी सी बहन को छीन लिया मुझसे और आप एक बार फिर वहीं जाने की बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। गीता जी उसकी भावनाओं को अच्छे से समझती थी क्योंकि सिमी समीर की जान थी। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी नन्ही सी बहन को प्यार करता था। और जब से वो गई थी तब से समीर तो जैसे हंसना ही भूल चुका है। आज इतने सालों में वो लोग कभी बनारस नहीं गए, पर इस बार गीता जी का मन पता नहीं क्यों बार बार वहां जाने का कर रहा था। इसलिए वो समीर को समझाते हुए बोली, बेटा शांत हो जाओ। और जो हुआ था वो महादेव की मर्जी थी, उसमें उस जगह का क्या दोष। और इस बार तुम्हारे दादी और दादाजी भी आ रहे हैं। दादा दादी का नाम सुन समीर थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि वो अपने दादा दादी की रिस्पेक्ट करता था और उनकी फैमिली में उनके अलावा और कोई नहीं था। पर फिर भी समीर मना करते हुए बोला, माँ दादा दादी को यहाँ बुला लो पर हम बनारस नहीं जाएंगे। इस बार गीता जी झूठा गुस्सा करते हुए बोली, तुम मना नहीं कर सकते। वो मेरा मायका है और मैं वहाँ अगले हफ्ते जा रही हूँ और इस बार की पूजा वहीं होगी। ये मेरा फैसला है। अपने माँ को इस तरह गुस्से में बोलता देख समीर कुछ पल सोचने लगता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, आपका यही फैसला है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा और आप वहाँ जहाँ जहाँ जाएंगी 2 गार्ड्स आपके साथ जाएंगे। ये मेरा फैसला है। गीता जी को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि वो इतने सालों बाद अपने मायके जा रही है। पर उन्हें अपनी सहेली की याद आते ही उनका चेहरा उदास हो जाता है। समीर उन्हें ही देख रहा था और वो समझ भी रहा था सब। वो उन्हें हग करते हुए बोला, माँ अगर अंकल आंटी को बचाना पॉसिबल होता तो मैं उन्हें बचा लेता, पर आप सब जानती है, इसलिए आप उदास मत हो। गीता जी भी समझती थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती। समीर उनसे फिर अलग होता है और उनसे कुछ याद करते हुए बोला, और हाँ माँ कायरा दी आ रही है। 2 दिन बाद उनका शूट है यहाँ, तो उनका रूम किसी सर्वेंट से साफ करवा देना। उद्धरण चिन्ह। कायरा का नाम सुनते ही गीता जी के चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ जाती है और खुश होते हुए बोली, सच में वो आ रही है? पर वो कितने दिनों के लिए आ रही है? ज्यादा दिन तो रुकेगी न? समीर अपनी माँ को शांत कराते हुए स्माइल के साथ बोला, ओ वो माँ दी बस कुछ हफ्तों के लिए ही आ रही है। वाधवा इंडस्ट्रीज के साथ उनका शूट है, इसलिए वो शूट खत्म होने के बाद चली जाएंगी। गीता जी उदास हो जाती है, पर तब भी उन्हें खुशी थी कि कायरा आ रही है। समीर उसके बाद अपने रूम में चला जाता है और गीता जी बनारस जाने की तैयारी करने में जुट जाती है और एक नौकर को बोलकर कायरा का रूम साफ करवा देती है। कायरा लूथरा 25 साल की बेहद खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेस थी, जो प्रकाश लूथरा की बेटी थी। प्रकाश लूथरा एक बिजनेसमैन थे। सालों पहले प्रकाश लूथरा ने ही समीर और उसकी मां को बचाया था। तब कायरा 15 साल की थी और ये लोग दुबई में ही रहते थे और उस वक्त समीर और गीता जी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। अन्वी के माँ बाप तो वहीं मर गए थे और उनकी बॉडी भी वाधवा खानदान को मिली थी। पर प्रकाश जी उस समय बनारस घूमने आए थे अपनी बेटी के साथ और उन्हें समीर और गीता जी बहुत बुरी हालत में मिली थी, जिस वजह से प्रकाश जी उन लोगों अपने साथ दुबई लेकर चले गए। जब समीर और गीता जी की हालत सुधरी तो उन्हें न्यूज से पता चला कि उस घाट पर जितने लोग थे सब मारे गए और उन्हें ये भी पता चला कि ये हमला वाधवा खानदान के ऊपर किया गया था, जिस वजह से समीर और गीता जी बिल्कुल टूट गए थे क्योंकि उन लोगों ने ये मान लिया था कि उनकी बेटी भी उसी ब्लास्ट में मर गई। और तभी से समीर की आंखों में वाधवा खानदान को लेकर एक नफरत पलने लगी थी और वो वहीं दुबई में ही रहकर प्रकाश जी से बिजनेस सीखने लगा। लूथरा सरनेम प्रकाश जी ने ही उसे दिया था। वो समीर को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानते थे क्योंकि उनकी फैमिली में बस वो और कायरा ही थे और कायरा भी समीर को एक छोटे भाई की तरह प्यार करती थी और प्रकाश जी गीता जी को एक बहन की तरह ही मानते थे।
उनके मन में कभी उनको लेकर कोई गलत भावना नहीं आई, क्योंकि गीता जी बहुत सुंदर औरत थी। उन्होंने ने भी हमेशा प्रकाश जी को अपना एक आदर्श ही माना था और कायरा को एक बेटी जैसा प्यार देती थी। पर उन्हें अपनी सिमी की बहुत याद आया करती थी और वो कभी कभी बहुत रोया करती थी। समीर के 16 साल की उम्र में ही प्रकाश जी की मौत हो गई थी कैंसर के कारण, जिस वजह से उन्होंने ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस कायरा और समीर के नाम कर दिए थे। पर समीर ने लूथरा कॉर्पोरेशन को जब संभाला था वो ऊंचाइयों को छूने लगी थी। देश विदेश में टॉप की कंपनी में शामिल हो चुकी। वो सब समीर के कड़ी मेहनत के कारण था। कायरा बहुत मैच्योर और समझदार थी, उसे बिजनेस प्रॉपर्टी इन सब से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने कभी इन सब की मांग भी नहीं की। वो मॉडलिंग करना चाहती थी और समीर ने भी कभी कायरा को हट नहीं किया। वो हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन मानता था और दी कहकर ही बुलाता था। और फिर जब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया तब इंडिया वापस आया अपनी मां को लेकर। वो अपने दादा दादी से हमेशा फ़ोन पर ही बात किया करता था, क्योंकि इंडिया में बस वही एक अपने थे उसके। रात का वक्त, सिमी का रूम। रात को सभी लोग डिनर करके सिमी के रूम में बैठे थे। वहाँ सात्विक, अन्वी, चिक्की, अहाना और धैर्य सभी थे और आव अभी तक अपने ऑफिस से घर नहीं आया था। सिमी बेड के बीचों बीच बैठी थी और चिक्की, अन्वी और धैर्य उसे ही घूरे जा रहे थे और अहाना और सात्विक उन सब की पागलों जैसी हरकतें देख रहे थे। सिमी चुपचाप एक छोटे बच्चे की तरह अपना सर झुकाए बैठी थी। फिर चिक्की सिमी को टीस करते हुए बोली, क्या बात है, कल शाम आज शाम तक घर से बाहर, आखिर चल क्या रहा है? धैर्य भी तुरंत बोला, हाँ क्यूटी बोलो, आखिर तुम क्या कर रही थी चीकू भाई के साथ कल से लेकर आज तक? अन्वी भी सिमी को घूरते हुए बोली, और तुम तो मुझे कुछ बताना अब जरूरी ही नहीं समझती है ना? सिमी उन लोगों के सवाल सुनकर बस मन ही मन मॉन्स्टर को कोसे जा रही थी कि आज उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है और वो अभी किसी से अपनी शादी की बात भी नहीं बता सकती थी। इसलिए सिमी बेबसी से सात्विक और अहाना की तरफ देखती है। उन दोनों को सिमी की हालत पर तरस आ जाती है और सात्विक थोड़े सख्त आवाज में सबसे बोला, चुप हो जाओ तुम सब, और तुम सब जानते हो ना कि सिमी चीकू के साथ थी, फिर उसे क्यों परेशान कर रहे हो? धैर्य और चिक्की मुंह बनाते हुए चुप हो जाते हैं, पर अन्वी का पारा चढ़ जाता है सात्विक की बात पर और वो गुस्से से सात्विक को घूरने लगती है और सात्विक अन्वी को देखकर चुप हो जाता है। अहाना को ये सब देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, पर वो ज्यादा हंसी नहीं। चिक्की फिर ये सब इग्नोर करते हुए काम की बात करते हुए बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। सिमी न समझी से सबको देखती है। धैर्य और सात्विक भी ऑफिस में थे, इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि क्या बात थी। चिक्की अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, नेक्स्ट वीक सब बड़े बनारस जा रहे हैं और ग्रैंडमा ने इस बार हम लोगों से भी कहा है चलने को, तो हम सब राजी है चलने के लिए, पर तुम्हें आप भैयू को मनाना पड़ेगा कि हम सबको जाने दे। बनारस का नाम सुनते ही सिमी की पलकें थोड़ी सी गीली हो गई, पर वो कुछ भी जाहिर न करते हुए खुश होते हुए बोली, हाँ मैं भी चलूंगी बनारस। पर तभी उसे चिक्की की पूरी बात समझ आती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जाती है और वो तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं नहीं मैं कभी नहीं मनाऊंगी उन्हें, वो भी बनारस के लिए मरना नहीं है मुझे। सात्विक भी थोड़ा नाराज सा हो गया था, इसलिए वो भी मना करते हुए बोला, तुम सब कहीं भी नहीं जाओगे। समझ में आई बात? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सबका मुंह बन गया, पर अन्वी ने सबको इशारे में समझा दिया कि मैं इनको मना लूंगी। धैर्य भी बहुत खुश था वहां जाने के लिए, तो क्या मना पाएगी सिमी अपने मॉन्स्टर 71 एफ का बेपनाह गुस्सा सिमी पर। अब आगे बनारस जाने का नाम सुनकर सभी खुश और एक्साइटेड थे, क्योंकि 10 साल बाद जो जाने वाले थे सब। पर सात्विक का मूड सही नहीं था, आखिर था तो वो एफ का ही भाई, कुछ गुण तो उसके आएंगे उसके अंदर। सभी बात कर रहे थे, पर सात्विक ने सबको सपाट लहजे में मना कर दिया और गुस्से से वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। सबका मुंह उतर गया।
पर अन्वी सबको दिलासा देते हुए बोली, तुम सब परेशान न हो, इनको मैं देख लूंगी, तुम सिमी को मनाओ कि आप भाई से ये बात करे। ये कहकर वो उठकर सात्विक के पीछे उसके रूम में चली जाती है और इधर चिक्की और धैर्य सिमी को मनाने लगते हैं। आहना अपने रूम में जाते हुए उन सब से बोली, देखो मुझे बनारस जाना है, इसलिए कैसे भी करके चीकू भाई को मना लो। ये तुम्हारी बड़ी बहन का ऑर्डर है। ये उसने सिमी को देखते हुए बोला था और फिर स्टाइल से उठकर शिविन को कॉल करके अपने रूम में चली जाती है। सिमी रोनी सी शक्ल बना लेती है। सात्विक का रूम। सात्विक बालकनी के पास खड़ा था। वो कुछ सोच रहा था, तभी किसी ने उसे पीछे से हग कर लिया। सात्विक उस टच को जानता था, इसलिए वो पीछे पलटता है तो अन्वी उसी की तरफ देख रही थी। सात्विक अन्वी से बोला, अन्वी अभी मुझे परेशान मत करो। अन्वी झूठा गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा तो अब मैं आपको परेशान भी करने लगी। ठीक है, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। गुड नाइट बाय। ये कहकर वो पलट जाती है, पर सात्विक तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अन्वी स्माइल करने लगती है। अन्वी सात्विक की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे पता है आप किसी को खोना नहीं चाहते, पर इतने साल बीत गए अब तक कुछ भी नहीं हुआ और न आगे ऐसा कोई हादसा होगा, इसलिए प्लीज मान जाइए। सात्विक अन्वी के चेहरे पर बनारस जाने की खुशी और चमक आराम से देख सकता था, इसलिए वो थोड़ा सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम सब चल सकते हो, पर पहले चीकू राजी हो, उसके बाद मैं तुम सब की सेफ्टी का इंतजाम करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी का रूम। एक धम्म की आवाज से धैर्य के मुंह के आगे सिमी का दरवाजा बंद होता है। धैर्य गेट के बाहर खड़े होकर चिढ़ते हुए चिक्की से बोला, जिसने उसे घसीटकर रूम से बाहर निकाला था, चिक्की की बच्ची, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट करती, ऐसे कौन धक्के मारकर बाहर निकालता है। उधर चिक्की हंसते हुए बोली, ओहो भैयू, हम लोग अब कुछ प्राइवेट बात करने जा रहे थे, आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो इसलिए ये करना पड़ा। अब जाए सो जाए, सुबह तक गुड न्यूज मिल जाएगी बनारस जाने वाली। धैर्य पैर पटकते हुए लाचारी से अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सिमी का रूम। सिमी मिरर के आगे एक ब्लैक नाइट गाउन में खड़ी थी। उसके छोटे से चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। चिक्की उसके फेस का टच अप करते हुए खुश होते हुए बोली, आज देखना चीकू भैयू, तुम्हें ऐसे देखकर पागल ही हो जाएंगे और तुम्हारी सारी बातें भी मान लेंगे, और हम लोग बनारस भी घूमने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सिमी डरती हुई आंखों से एक बार अपने आप को देखती है। उसका ब्लैक नाइट गाउन बिल्कुल स्लीवलेस था। उसके गोरे कंधे पर सिर्फ एक पतली सी डोरी थी और उस गाउन की लेंथ भी घुटने तक थी, और उसके ऊपर ब्लैक कलर किसी काले बादल के बीच निकले चांद की तरह लग रहा था। वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेकअप के नाम पर बस हल्की सी रेड लिपस्टिक ही लगा रखा था। वो बहुत हॉट लग रही थी, पर उसके चेहरे पर खुशी की जगह डर घबराहट था। वो रोनी सी शक्ल बनाकर चिक्की से बोली, क्यों कर रही हो तुम ये सब, मैं वैसे ही ठीक थी, तुम मुझे क्यों मरवाना चाहती हो। चिक्की उसके कल बालों को अच्छे से सुखाते हुए बेफिक्री में बोली, क्यूटी मेरे भैयू वैसे भी तुम्हारे पीछे पागल है, तो आज उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से और पागल करते हैं, जिससे वो जल्दी मान जाएं। सिमी चिक्की को कोसते हुए बोली, मैं उस पल को कोस रही हूँ जब मैंने हाँ बोला था मॉन्स्टर को मनाने के लिए, वरना तुम ये पागलों वाली हरकतें न करती। उद्धरण चिन्ह। चिक्की जोर जोर से हंसते हुए बोली, ओ माई गॉड सिमी, मैंने ये सब पहले ही सोच रखा था कि आज तुम भैयू के सामने ऐसे ही जाओगी, तो तुम अब कोसना बंद करो और जाओ अब भैयू के रूम में। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर चिक्की सिमी का हाथ पकड़ बाहर लेकर जाने लगती है, पर एव के रूम का नाम सुनते ही सिमी की तो हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि वो जब जब उसके रूम में गई थी सुबह कभी वो अच्छी हालत में नहीं होती थी, पर चिक्की तो आज अपने जिद पर थी। वो सिमी एव के रूम के आगे लाकर खड़ी करती है, चूंकि एव के रूम में जाने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं थी सिवाय सिमी को, इसलिए चिक्की बाहर ही खड़े होकर सिमी को एव के रूम के अंदर पुश करती है और गेट को बाहर से लॉक कर देती है। और अंदर सिमी को वो रूम नहीं एक गुफा लग रहा था।
वो दरवाज़ा पीटते हुए बोली, चिक्की प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। उद्धरण चिन्ह। चिक्की अपने बालों को फुर्सत के साथ पीछे करते हुए बड़े ही शरारती अंदाज में बोली, एंजॉय योर नाइट, बाय बाय। उद्धरण चिन्ह। ये कह वो वहां से चली जाती है और सिमी ऐसे ही मुंह लटकाए खड़ी रह जाती है। करीब 25 मिनट बाद एव के रूम का गेट खुलता है। सिमी, जो कि बालकनी के ग्लास वॉल के आगे खड़ी थी, अपने आप को मजबूत करते हुए, पर जैसे ही रूम का गेट खुलता है उसकी सारी हिम्मत गायब हो जाती है, क्योंकि एव का चाम और रुतबा ही ऐसा था कि सिमी उसके आगे हमेशा हार ही जाया करती थी। एव अपने रूम में आता है। उसका ऑरा पुराने जैसा ही ठंडा था। वो अपना कोट सलीके से सोफे पर रखता है। एव को साफ सफाई बहुत पसंद थी। वो हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहता था। उसने अभी तक सिमी को नहीं देखा था, क्योंकि लाइट्स ऑफ थी, इसलिए वो अपने टाई की नॉट को ढीली करते हुए लाइट ऑन करता है। पर तभी उसकी नज़र सामने ग्लास डोर पर जाती है, तो उसकी नज़रें तुरंत कठोर हो जाती है। उसने पहचान लिया था कि ये उसकी लिटिल वाइफी, पर उसका पहनावा उसे जरा सा भी पसंद नहीं आया, और सिमी तो खुद शर्म से मरी जा रही थी। एव उसके पास जाने लगता है। सिमी को फील हो जाता है कि एव उसी के पास आ रहा है। सिमी अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। सिमी की गोरी पीठ एव के तरफ थी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। एव सीधे उसके पास जाता है और पीछे से ही उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सिमी तो उसके टच से ही हमेशा सिहर जाया करती थी, क्योंकि एव का टच किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफ़ी था। पर एव तो अपनी लिटिल वाइफ के लिए पागल था। एव सिमी को उसकी पलती कमर से पकड़कर खुद से सटाए हुए था और उसके खुले लंबे घुंघराले बालों में अपना मुंह छुपाकर सिमी के अरोमा को फील कर रहा था। सिमी अपने गाउन को बहुत टाइट से पकड़े हुई थी। एव उसकी बालों से ऐसे ही खेलते हुए मगर थोड़ी सख्ती से बोला, क्या पहना है ये सब। सिमी को पहले ही पता था कि एव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए अब तो उसका मन पृथ्वी से गायब होने का कर रहा था। वो अपने धड़कनों पर काबू करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, वो मैं यहाँ मुझे। सिमी से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो एव के इतने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एव भी सिमी की फ्रेग्रेंस में मदहोश होते जा रहा था। वो उसके बालों को पूरा एक तरफ करते हुए उसकी खुली पीठ और गर्दन पर अपने ठंडे होठों को फिराते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, स्पीक क्लियरली माई क्यूट वाइफी। सिमी अब मर जाना चाहती थी। एव की इन सब हरकतों से उसे पता था कि मॉन्स्टर उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है, पर बनारस जाने की खुशी में वो अपना बलिदान ही देने आ गई। वो हिम्मत करते हुए बोली, पहले आप डिनर कर लीजिए फिर। एव हल्की सी स्माइल करते हुए उसके कान को हल्का सा बाइट करता है और फिर बोला, ओह तो मेरी लिटिल वाइफी को मेरी चिंता होने लगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी जल्दी से बच्चों की तरह हमें गर्दन हिलाते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, हम क्योंकि आप बहुत काम करते हो इसलिए आपको पहले मुझे छोड़कर खाना खा लेना चाहिए। एव उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने और करीब करता है और अपने अट्रैक्टिव आवाज में बोला, बट आई वांना ईट योर राइट नाउ। सिमी इस बार चिढ़ते हुए मगर धीमी आवाज में बोली, मैंने कितनी बार कहा है आप मुझे नहीं खा सकते, मैं मर जा। आहे। सिमी के मुंह एक आह निकल गई ये बोलते बोलते, क्योंकि एव ने उसकी सॉफ्ट गर्दन पर हल्के तेजी से बाइट कर लिया और उसकी कमर को तेज से प्रेस कर दिया। सिमी तो समझ ही नहीं पाई कि उसकी गलती क्या थी। तभी उसे एव ने उसकी दोनों बाजुओं को मजबूती से पकड़कर अपने सामने किया और की बेहद ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी मौत भी मुझसे पूछकर आएगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हर बार मरने की बात करो। तुम्हें अभी मरने का हक नहीं दिया मैंने। ये कहकर वो सिमी की आंखों में देखने लगता है, जहां दर्द से उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी आ चुकी थी। सहलाने लगता है। तभी सिमी धीमी आवाज में बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। एव बिना किसी भाव के बोला, हम बोलो। सिमी ऐसे ही उसकी सीने से लगे हुए बोली, मुझे भी इस बार बनारस जाना है। ये सुनते ही एव की आंखें जो शांत थी वो सख्त हो गई और उसकी पकड़ भी सिमी पर कस गई। सिमी दर्द महसूस हो रहा था,
वो थोड़ा कसमसाते हुए बोली, मुझे दर्द। एव उसकी बात बीच में काटते हुए सर्द आवाज में बोला, डोंट मूव और तुम कहीं नहीं जा रही। उद्धरण चिन्ह। सिमी तो डर से बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रह जाती है, पर उसे एव को मनाना था, इसलिए वो सॉफ्ट सी आवाज में बोली, देखिए मुझे सच में जाने का बहुत मन है, प्लीज ले चलिए न, हम सभी चलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। एव गुस्से से सिमी को अपने सामने लाता है और उसका छोटा सा फेस ऊपर उठाते हुए बोला, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती, मेरी बात कह दिया तो कह दिया, नहीं मतलब नहीं। सिमी इस बार रो देती है क्योंकि उसका बहुत मन था जाने का। वो रोते हुए गुस्से में बोली, क्यों आप हर बार मुझे रोकते टोकते रहते हैं? मेरा भी मन करता है आने जाने का, घूमने का, खुश रहने का, हर बार आप अपने मन की करते हो, आप में और सब में क्या फर्क? उद्धरण चिन्ह। सिमी की बात अधूरी ही रह जाती है क्योंकि एव गुस्से से चिल्लाता है, सिन्हिका। एव गुस्से अपना हाथ उठाने ही जा रहा था, पर वो वही रुक जाता है और सिमी डर के मारे उसी के सीने से लग जाती है और तेज तेज रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने फ्लो में क्या क्या बोल दिया आज पहली बार।